जैसा कि आपने मेरे वन शॉट में भी कई बार मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि जो सोशियोलॉजी है दैट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर। इसमें आप हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की चीज़ें पढ़ते हैं, एज वेल एज कुछ स्टैट्स और ग्राफ्स भी पढ़ते हैं। एंड दीज ग्राफ्स कैन समटाइम्स कॉज डिफिकल्टीज फॉर यू, क्योंकि कई बार इन ग्राफ्स को, इन चार्ट्स को, इन डेटास को 4 मार्कर में केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे सीबीएसई पूछ लेता है। सो बेसिकली इन दिस वीडियो मैं जितने भी ग्राफ्स हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी बुक 1 के, बुक 2 के, और जो चार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेटाज है, उनको आपके सामने डिकोड करके रख दूंगा कि बेसिकली इस चार्ट का क्या मतलब है और क्या क्या इन्फरेंसेस हमें इनसे ड्रॉ करना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर 4 मार्कर में कोई चार्ट, कोई पाई चार्ट, कोई बार ग्राफ या किसी भी प्रकार का स्टैट्स आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज माई गारंटी टू यू। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू प्राची जैन। काफ़ी बार इसने इस वीडियो की डिमांड की थी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, तो आई एम गिविंग हर अ शॉर्ट आउट। एंड जब बात करते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की, 4 चैप्टर काफ़ी अहम हो जाते हैं। उसमें 2 चैप्टर बुक 1 के हैं और 2 चैप्टर बुक 2 के हैं। पहला चैप्टर जो है दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। दूसरा चैप्टर इज पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तीसरा जो चैप्टर है दैट इज ऑफ बुक 2, स्ट्रक्चरल चेंज। उसमें कुछ ग्राफ्स हैं अर्बनाइजेशन से संबंधित। और जो हमारा चौथा चैप्टर है उसमें हम लोग चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ग्राफ्स और चार्ट्स को देखेंगे। उस सब में सबसे ज़्यादा जो अहम है दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान देके, पूरे तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखें, ताकि ये जो 4 नंबर है और जो अगर चार्ट बेस्ड क्वेश्चन सीयूटी में भी कई बार पूछे जाते हैं तो उसमें भी आपको परेशानी ना हो। नाउ कमिंग टू द लैपटॉप स्क्रीन, नाउ वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो भी कह ले, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। और जो सबसे पहला टेबल हमारे पास है दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ। ये पूरे 20वीं शताब्दी का टेबल है आपके पास, 1901 से लेके 2011 तक का डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। हियर यू कैन सी द टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस। और उसके बाद इस तरफ इस कॉलम में जो है एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया गया कि भाई सालाना किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है। और ये जो आखिरी कॉलम है उसमें डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी कि हर 10 सालों में किस तरीके से तादाद बढ़ी है वो बताया गया है। जब हम सेंसस की बात करते हैं, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि भैया सेंसस की शुरुआत कब हुई थी, ऑफिशियली पहला जो डिसेनियल सेंसस था वो कब करवाया गया था। 1901 की अगर बात करें उस समय तादाद थी 23 करोड़ की, 238 मिलियन की। और उसके बाद जो है हम अगर बात करें 1901 से 11 तक तो तादाद बढ़ी है 14 मिलियन के आसपास। और अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो ये पॉजिटिव में था। डिकेडल ग्रोथ रेट भी पॉजिटिव में था, 5.8% से ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। और 1901 से 11 के बीच जितने भी वर्ष थे उसमें 0.56 से परसेंटेज से जो है तादाद बढ़ी है। दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन हमारे लिए जो साल सबसे अहम हो जाता है यहाँ पे दैट इज़ 1921, क्योंकि 1921 में हम देखते हैं कि 1911 से 1921 के बीच इस पूरे डेकेड में पॉपुलेशन कम हो जाती है, यानी कि 252 से 251 मिलियन पे आ गया। एनुअल ग्रोथ रेट भी आपको नेगेटिव दिखता है, हालांकि ये काफ़ी कम है, लेकिन जो डिकेडल ग्रोथ रेट है ये 0.3 के इशारे से जो है वो नेगेटिवली पीछे जा रहा है। इसके पीछे जो मेजर रीज़न था दैट वाज इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। आपको मैंने बताया कि इस दौरान एक इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक आता है और जिससे इंडिया भी अफेक्टेड हुआ, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत सारे इंडियंस जो है वो भी शामिल थे और उस वजह से उनकी भी जाने जाती है। नाउ 1921 इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1921 के बाद हमने कभी भी पॉपुलेशन को नेगेटिव में जाते नहीं देखा। देखो, ग्रोथ रेट नेगेटिव कब होगा? जब जितने लोग हमारे यहाँ मर रहे हैं, यानी कि डेथ रेट इज़ ग्रेटर दैन द बर्थ रेट, तभी जाके ग्रोथ नेगेटिव होगा। तो 1921 के बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव में जाए। और जिसको आप यहाँ पे टेबल के जरिए देख भी सकते हैं, 251 से हम 279 पे पहुँचे। 79 और 89 में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। 279 इज़ बेसिकली 79। उसके बाद 319, फिर 361 और ऐसे करते करते 2011 में हम पहुँच गए 1210, ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन पे। अब 1921 के बाद जो एक दशक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ 1981। 1981 इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि 1981 में आप ये देखते हैं कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है उसके बाद कम होनी शुरू होती है। 24.7 से 23.9, फिर 21.5, फिर 17.7। ये काफ़ी 4% का डिक्लाइन है डिकेडल ग्रोथ रेट में। और एनुअल ग्रोथ रेट भी आपको कम ही दिखती है, हालांकि 1971 से ही आपको कम दिखता है, 2.22, 2.20, 2.14, 1.95, 1.63। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि जो बर्थ रेट था ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। अब जब बर्थ रेट कम होना शुरू हो गया है, हालांकि था अभी भी वो बर्थ डेथ रेट से काफ़ी ऊपर,
तो जब तक बर्थ रेट डेथ रेट से ऊपर रहेगा तब तक आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, जिस स्पीड से आपकी पॉपुलेशन पिछले दशकों में बढ़ रही थी, अब वो स्पीड नहीं है। पिछले दशकों में हमने देखा कि 13% से 21 पे आए, 21 से 24 पे आए, 24.8 से जो 1971 से 81 के बीच का पीरियड है उसमें 24.7 पे गए। बहुत नॉमिनल डिक्रीज है, बट उसके बाद अगर आप देखें तो खासा आपको सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिलता है, रिडक्शन देखने को मिलता है। तो इसके पीछे अब यहाँ से एक सवाल ये भी आता है इस ऑन दैट बेसिस कि सिंस 1981 से हमने देखा है कि पॉपुलेशन जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गई है, बट फिर भी पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? ग्रोथ रेट कम है बट तादाद बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अभी भी बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा ही है डेथ रेट से, और इस बर्थ रेट को कंट्रोल करने में काफ़ी समय लगेगा। क्यों समय लगेगा आप सबको पता है। और यहाँ पे एक पॉपुलेशन मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम पिछले जनरेशन से कम रेट पे बच्चे प्रोड्यूस करें तो भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी। बहरहाल इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन मोमेंटम हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, इन सब को मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन 2 मार्कर, जिसमें मैं जितने भी ऐसे टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आपके लिए डिकोड करके रख दूंगा ताकि 2 मार्कर को समझने में दिक्कत ना हो। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ये रहा हमारा चार्ट। तो इसमें 1921 इंपॉर्टेंट है, 1981 या कह ले 71 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद से ही जो पॉपुलेशन में एनुअल अगर ग्रोथ रेट की बात करें या डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। अब इसका रिलेशन है इस चार्ट से। नाउ आई होप कि आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे। लेट मी जूम इट फर्दर। यहाँ पे एक चार्ट है, इसमें जो रेड लाइन है दैट इज डेथ रेट और ये जो ब्लू लाइन है दैट इज बर्थ रेट। अगर आप देखिए 1901 से 10 के बीच दोनों ही हाई था। 40 के करीब आपका डेथ रेट है और 50 के करीब आपका बर्थ रेट है। देखिए 1911 से 20 के बीच दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया बेसिकली। और उसके बाद डेथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग वेरी स्टीपर, बहुत तेजी से वो गिरना शुरू होता है। और जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है। एक होता है बहुत तेजी से गिरना, यहाँ पे आप देखिए बहुत तेजी से गिरना, और ये बहुत धीरे धीरे गिर रहा है। और ये जो गैप आप देख रहे हैं ना बीच में, यही गैप तो है आपका इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन। जब तक बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच ये गैप रहेगा तब तक आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। आपकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज तब होगी जब बर्थ रेट और डेथ रेट एकदम सिमिलर हो जाए, जो कि 1911 से 20 के बीच हुए थे। जितने लोग हम प्रोड्यूस कर रहे थे उनसे थोड़ा ज़्यादा हमने खो दिया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। एंड दैट इज़ वाई आप देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी नहीं, उल्टा थोड़ी सी घट गई। तो इन दिस चार्ट यहाँ पे भी कुछ एनालिसिस में ड्रॉ कर देता हूँ। 1911 से 20 के बीच जो बर्थ रेट डेथ रेट था वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया था। डेथ रेट आप कह लें तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। उसके बाद अगर आप देखिए सिंस 1961 टू 70 ये जो डेकेड है उसके बाद से बर्थ रेट गिरना शुरू हुआ है कंसिस्टेंटली। हालांकि गिरा तब भी था बट आफ्टर 1941 टू 50 ये थोड़ा सा बढ़ गया वापस से। तो अगर हम बात करें 1961 से 70 के बीच तो इसके बाद से ये डेकेड खास हो रहा था क्योंकि इसके बाद से लगातार इसमें गिरावट आई है। बट फिर भी अभी इसमें उतनी गिरावट नहीं है जितना कि ये पिछले जनरेशन में हुए पॉपुलेशन इंक्रीमेंट को कंपनसेट कर सके, एंड दैट इज वाई आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अब इस चार्ट के बेसिस पे एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट के लाइन को जब देखते हैं तो ये बताइए कि डेथ रेट को क्यों आसानी से सरकार ने कंट्रोल कर लिया। 11 से 20 के बाद जो ये गिरा है तो गिरता ही रहा है, और बर्थ रेट को कंट्रोल करने में क्यों मुश्किलात आती है, क्यों ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। व्हाट आर द रीजन यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और जिसका बेस्ट आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, करेक्ट बता दूंगा, समझ जाना कि भाई वही जवाब है। सो दैट वाज इन दिस चार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ मैप। इस मैप में बेसिकली जो स्टेट वाइज बर्थ रेट्स हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं कि भैया हर स्टेट में क्या प्रजनन दर है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम बर्थ रेट वाले स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जहाँ पे है वो ग्रीन कलर से शेड किए गए, 25.7 से भी ज़्यादा बर्थ रेट है, दैट इज़ वेरी हाई। और उसमें नॉर्थ इंडिया के 4 स्टेट्स आते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और यही पूछा भी जाता है इन्फ्रेंस ड्रॉ करके कि भाई इन जगहों पे जो है किन जगहों पे बर्थ रेट ज़्यादा है, और अगर है तो बर्थ रेट क्यों ज़्यादा होता है। बर्थ रेट ज़्यादा होने के भी अपने रीज़न है, सोशल और इकोनॉमिक रीज़न दोनों है। एंड जब हम सबसे कम बर्थ रेट वाले स्टेट की बात करते हैं तो इसमें केरला और तमिलनाडु 2 स्टेट आते हैं साउथ इंडिया के। ईस्ट इंडिया का वेस्ट बंगाल आता है, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ 3-4 स्टेट आ जाते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, और पंजाब नॉट टू फॉरगेट। तो दैट इज़ बेसिकली यू हैव टू इन्फर आउट ऑफ दिस मैप। अब एक जो पाई चार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट पाई चार्ट इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2041 की 2041 में जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसमें डिफरेंट स्टेट का क्या शेयर होगा। आप देखिए 100% की हमारी पॉपुलेशन होती है, कोई भी पूरी चीज़ 100% ही होगी, 100% ही होगी। उसमें से 28% यूपी बिहार अकेले ले जाते हैं, 28% यूपी बिहार अकेले ले जाते हैं। इसीलिए गानों में भी यूपी बिहार को ही लूटने की बात की जाती है, क्योंकि यहीं पे ऐसे लोग हैं जो लुटाने पे तैयार हैं। दे हैव नथिंग टू डू बट टू
लेट गो एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव। तो यहाँ पे 28% यूपी बिहार कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करें, ये भी कोई पीछे नहीं है, इन तीनों को मिला दे तो 15% ये कंट्रीब्यूट करेंगे। इंटायर साउथ इंडिया को अगर मिला दे, गोवा को तो छोड़ ही दे, वहाँ पे तो क्या ही इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर पूरे साउथ इंडिया को मिला दे तो 16% बनता है, मतलब बिहार और यूपी का ऑलमोस्ट आधा, कि 2041 में जो तादाद होगी उसमें से 16% तादाद ही साउथ इंडियन स्टेट की होगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये आ जाते हैं 13% पे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये आ जाते हैं 5% पे, महाराष्ट्र और गुजरात आ जाते हैं 13% पे, और बाकी जो स्टेट्स हैं दे आर ऑन 10%। तो यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये कितने स्टेट हो गए, 5 इधर और 2 इधर, सातों स्टेट की तादाद को मिला दे 2041 में एज पर दिस प्रोजेक्शन, और यूपी बिहार इन 2 स्टेट की तादाद को मिला दे तो ऑलमोस्ट सेम है। क्या आउटपुट सेम होगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर आउटपुट सेम नहीं है और फिर महाराष्ट्र, गुजरात और बाकी जो साउथ इंडियन स्टेट है उनके हिसाब से आपकी पॉपुलेशन भी है, दैट मीन्स दे आर सर्वाइविंग ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस बाय दीज स्टेट्स। तो या तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि आप बर्थ कंट्रोल करिए, उसके भी तरीके हैं, या ऐसा करिए कि आउटपुट बढ़ाइए। नहीं तो क्या होगा, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ेगी और इन जगहों के जो लोग हैं उनको इन सारे स्टेट में ऐसे ही एक हीन भावना से देखा जाएगा। क्यों देखा जाता है? सिंपल रीज़न ये है कि ये नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, इनका जो पर पर्सन आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है मजबूरी में, चूंकि यूपी बिहार में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है तो उनको इन स्टेट्स में जाना पड़ता है और इसीलिए वहाँ पे बुरा बर्ताव होता है। तो गवर्नमेंट शुड फिक्स इट विदाउट एनी डिले। दैट वॉज इन दिस पाई चार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पॉपुलेशन के एज कंपोजिशन को देखते हैं। एज कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? एज कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपके पूरे पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप के कितने लोग हैं। इस टाइप के सेगमेंटेड एज ग्रुप डेटा को कलेक्ट करने की शुरुआत 1961 में हुई और इसके बाद से ही हमें चाइल्ड सेक्स रेशियो जैसे भी एज ग्रुप डेटाज मिलते हैं। तो 1961 से हम लोग 2026 तक का, 26 ऑब्वियसली प्रोजेक्शन है, अभी तक तो इसको हमने काउंट किया नहीं है। तो उन डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं जो बच्चे हैं 0 से 14 साल के, उनकी तादाद धीरे धीरे कम हुई है। 41 से 42 थोड़ा सा बढ़ा 61 से 71 के दशक में, उसके बाद धीरे धीरे कम होता आया है, जो कि कम होता ही जाएगा, 26 में और कम हो जाएगा। अगर हम बुजुर्गों की बात करें 60+ ईयर्स, उनकी तादाद घटी फिर बहुत नॉमिनली बढ़ी 6, 7, 8, और अगर हम 2026 में बात करें तो 12% के आसपास उनका पॉपुलेशन में शेयर होगा। लेकिन जो मेजर तादाद है वो किनकी है? 15 से 59 साल के लोगों की, 53, फिर 54, 56, 59, 63 एंड 64। दिस शोज दैट इंडिया हैज़ अ हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं, एडल्ट लोग ज़्यादा है, और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है दे आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट, क्योंकि 23 + 12 35 और ये 64% है, 64 का ऑलमोस्ट हाफ जो है 32 के आसपास आता है। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड यूटिलाइज करने का मौका है। इसीलिए गवर्नमेंट आप देखें तो स्किल इंडिया प्रोग्राम ये वो यूथ को अवेयर करने में लगी हुई है कि कैसे भी करके हमारा जो यूथ है वो प्रोडक्टिव कामों में लग जाए। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे पास अभी यूथ बेल्ट है इसमें से अगर आप 20% या 25% भी लोगों को प्रोडक्टिव कर दें और एक सही डायरेक्शन में उनको चैनलाइज कर दें तो कंट्री विल फॉर एवर बी चेंज्ड, मतलब इसको फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ द एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और ऑन दैट बेसिस आप एज ग्रुप पिरामिड बनाते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स में ये पूछा जाता है और ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। एज ग्रुप पिरामिड की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो दो चीज़ें, एक तो मेल की परसेंटेज दिखाएगी और फीमेल की भी दिखाएगी। तो एट ये जो ब्लू बार्स हैं दे आर बेसिकली फॉर मेल्स, और ये जो रेड बार्स आप देख रहे हैं दे आर बेसिकली फॉर फीमेल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें रेड है, पर्पल है, पता नहीं क्या है, कौन सा कलर है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप इसके बॉटम को देखिए, शुरुआत होती है, बॉटम मीन्स जो निचला हिस्सा है उसमें बच्चे हैं 0 से 4 साल, फिर 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, इस तरीके से 80+ साल के जो लोग हैं उनको यहाँ पे 4-4 सालों के गैप में, 5-5 सालों के गैप में अगर हम कह लें तो लोगों को यहाँ पे सेग्रीगेट करा गया है। एज स्ट्रक्चर पिरामिड के कुछ रूल्स होते हैं, वो अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से किसी भी पिरामिड को डिकोड कर देंगे और उसको एनालाइज कर देंगे। सबसे पहले अगर बॉटम ज़्यादा चौड़ा है, अगर निचला हिस्सा चौड़ा है दैट मीन्स बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा दैट मीन्स क्या? बर्थ रेट काफ़ी हाई है। ये चीज़ मैंने अपने आंसर राइटिंग सेशंस में भी बताई थी और कुछ बच्चों को टेस्ट में पूछा भी था, उसमें भी बच्चे एज स्ट्रक्चर पिरामिड को अच्छे से डिकोड नहीं कर पाए थे। तो अगर बॉटम ज़्यादा चौड़ा है दैट मीन्स आपका बर्थ रेट जो है वो काफ़ी हाई है। अब यहाँ पे अगर हम 1961 के इंडिया को देख रहे हैं तो आप देखिए जो बीच का हिस्सा है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप यहाँ पे ड्रॉ करो कि बच्चे तो काफ़ी है, मतलब 0 से 4 साल के और 5 से 9 साल के जो लोग हैं वो 14-14-28% के करीब है। और फिर अगर हम बात करें ये जो मिडिल एज की पॉपुलेशन है जिनको हम वयस्क कहते हैं, एडल्ट कहते हैं,
उनकी तादाद बहुत कम हो जा रही है। मतलब सीधे एक हम कह लें तो हमें पिछड़ापन देखने को मिलता है उसमें, हालाँकि महिलाओं की स्थिति फिर भी ठीक है पुरुषों से। वो क्यों है? क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं, दे आर ईदर या तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला है या उनको कोई ना कोई बीमारी हो गई है। 1961 का जो इंडिया है आप सोच ही सकते हैं, वैक्सीनेशन नहीं रहा होगा, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी रही होंगी जिनका इलाज नहीं किया गया होगा। इस वजह से लोग आ तो रहे हैं बट वो जवानी फ़ील करने से पहले ही चले जा रहे हैं। और बुज़ुर्गों की तो बात ही छोड़ दें। जैसे अवधूजा कहते हैं ना कि उनकी तो बात ही छोड़ दें। तो ऐसे ही बुज़ुर्गों की आप बात ही छोड़ दें। यहाँ पे बुज़ुर्गों का पॉपुलेशन देखिए, सो अगर जो बीच का शेयर है वो ज़्यादा चौड़ा है, दैट मीन्स आपका जो यूथ पॉपुलेशन है वो हाई है। यहाँ पे बीच का शेयर तो काफ़ी कम है, तो यूथ की तादाद भी काफ़ी कम थी। और ऊपर में द सेक्शन इज़ वेरी नैरोअर। ऊपर में अगर सेक्शन नैरोअर है, दैट मीन्स आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो धरातल में है। धरातल से भी नीचे रसातल होता है, रसातल में पहुँच गई है। हालाँकि महिलाओं की स्थिति फिर भी ठीक है, बट जो पुरुष हैं उनकी एकदम वाहियात स्थिति थी। फिर अगर हम 1981 के ग्राफ को देखें तो इसमें थोड़ा-सा जो है बर्थ रेट कम हुआ और उसके बाद हमने रिटेन करना शुरू किया लोगों को, हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी शुरू कर दी। तो आप देखिए कि ज़्यादा लोग यहाँ पे इस बॉक्स में देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स ये जो बच्चे हैं 5 से 9, 10 से 14, इसमें से काफ़ी सारे पिछले उसके भी होंगे, डिकेड के भी होंगे। और उसके बाद ये जो मिडिल पोर्शन है ये भी थोड़ा चौड़ा हुआ, दैट मीन्स, और ख़ास करके लड़कियों में अगर बात करें तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो इसका मतलब है कि यूथ की पॉपुलेशन धीरे-धीरे बढ़ रही है। वैक्सीनेशन हमने इंश्योर किया है, हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स लगाए हैं, ये इंश्योर किया कि जो महिलाएँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको वहाँ पे पोषण मिल पाए ताकि जो बच्चा है वो एक अच्छा ह्यूमन एसेट बन पाए। लेकिन अभी भी जो जो अपर पोर्शन है वो अभी भी बहुत पतला है। दैट मीन्स कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1981 में भी काफ़ी कम रही होगी। अब 2001 के इंडिया को देखते हैं। यहाँ पे आप देखें बर्थ रेट जो है अभी भी कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ भी 12% के आसपास 0 से 4 साल के बच्चे थे और यहाँ भी 12% के आसपास 0 से 4 साल के बच्चे हैं। लेकिन जो हमें सबसे अच्छी चीज़ दिखती है कि यहाँ पे मेल और फीमेल में ये जो मिडिल एज ग्रुप है इसमें ऑलमोस्ट हमें एक पैरेलल देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स यूथ की तादाद अगर बात करें तो महिलाएं भी बहुत ज़्यादा युवा है और पुरुष भी बहुत ज़्यादा युवा है। और इसीलिए कहते हैं कि दो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने का चांस है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी 70 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी तादाद कमी है, उनके लिए इंडिया ज़्यादा सही नहीं था। 2026 का जो इंडिया है ये काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। इसमें जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम है, 12 से सीधे घट के यहाँ पे 7 के आसपास पहुँच गया है। और उसके बाद ये देखो मिडिल एज, ये जो मिडिल एज है ना ये सबसे ज़्यादा है इस पूरे एज ग्रुप में, इस पूरे एज स्ट्रक्चर पिरामिड में सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है वो बीच के हिस्से की है। बीच के हिस्से की चौड़ाई मतलब यूथ ज़्यादा, निचले हिस्से की चौड़ाई मतलब बच्चे ज़्यादा, ऊपर के हिस्से की चौड़ाई मतलब बुजुर्ग ज़्यादा। ठीक है, और ऊपर के हिस्से में भी अच्छी खासी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। यू सी 60 टू 64 एज ग्रुप इतनी ज़्यादा चौड़ाई है। 80 साल से ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं उनकी भी तादाद ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 2% के आसपास इसमें है और महिलाओं में तो 2% से ज़्यादा ये क्रॉस कर चुके हैं। दैट शोज़ कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आने वाले समय में बढ़ेगी, कंसिडर कि हम लोग उन फैक्टर्स को जो है वो इग्नोर ना करें। तो ये इंडिया के डिफरेंट एज स्ट्रक्चर पिरामिड हो गए। अगेन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ इनके बेसिस पे, एज स्ट्रक्चर पिरामिड के बेसिस पे, कि भैया अगर वाइडर बॉटम जो है वो चौड़ा है दैट मीन्स बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर जो मिडिल पोर्शन है वो चौड़ा है दैट मीन्स यूथ की तादाद है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का चांस है। अगर आपका जो हायर पोर्शन है, टॉप का पोर्शन है वो चौड़ा है दैट मीन्स आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है। अगर कम है दैट मीन्स आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी पुअर है, बुजुर्गों के लिए आपकी कंट्री सही नहीं है। अब इसी एज स्ट्रक्चर पिरामिड पे 2026 के प्रोजेक्शन के अनुसार 2 स्टेट्स का जो है एज स्ट्रक्चर पिरामिड बनाया गया कि इन स्टेट्स में किस हिसाब से लोगों का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो रहने वाला है। उत्तर प्रदेश है और केरला है, 2 एकदम पोल्स अपोजिट स्टेट्स। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें, इसमें आप देखिए बर्थ रेट जो 0 से 4 साल के बच्चे हैं ऑलमोस्ट 9% के करीब ये है। इसमें मिडिल एज की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें इट इज़ 10 से 14 के ऊपर से हम लेते हैं तो यहाँ से ले लें आप 55 से 59, ये काफ़ी ज़्यादा है। केरला में ओवरऑल बच्चे भी कम है 6% के आसपास, और अगर हम बात करें बीच वाले लोगों की ये भी ज़्यादा है। और एज़ कम्पेयर टू यूपी, इन दोनों को अगर आपको कंपेयर करना हो तो पहला तो कंपैरिजन है कि यूपी में बर्थ रेट ज़्यादा है इसलिए आप बॉटम देखिए काफ़ी चौड़ा है। इसके अलावा यूपी में जो फीमेल की स्थिति है उससे कहीं ज़्यादा केरला में फीमेल की अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो यूथ फीमेल है उनकी तादाद भी अच्छी खासी है और जो ओल्ड एज फीमेल्स है उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, जो हम यूपी के केस में नहीं देखते हैं। यूपी के केस में ओवरऑल अगर हम मेल फीमेल की बात करें दोनों की ही जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है केरला के हिसाब से कहीं नहीं टिकती है।
जो आप टॉप को देख भी रहे हैं, इनका टॉप बहुत नैरो है और इनका टॉप जो है ऊपरी हिस्सा वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। तो दैट शोज़ कि केरला में एज़ कम्पेयर टू यूपी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, जो कि निशानी है एक डेवलप्ड स्टेट की। तो केरला का जो इस एज स्ट्रक्चर पिरामिड है वो एक डेवलप्ड नेशन के ट्रेड्स दिखाता है। वहीं पे यूपी का जो इस एज स्ट्रक्चर पिरामिड है वो एक डेवलपिंग नेशन के ट्रेड्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। दैट इज़ बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ दीज टू एज स्ट्रक्चर पिरामिड। आई होप कि ये पिरामिड वाला सेक्शन तो सॉल्व हो गया होगा। अगर पिरामिड में डाउट नहीं है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव डेटा के ऊपर। यहाँ पे सेक्स रेशियो का डेटा है। 1901 से लेके 61 तक तो हमारे पास रॉ सेक्स रेशियो था, मतलब जिसको क्रूड सेक्स रेशियो कहते हैं। टोटल एज ग्रुप के लोगों का हमारे पास डेटा होता था। लेकिन 1961 के बाद से हमने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों का डेटा कंपाइल करना शुरू किया, कलेक्ट करना शुरू किया, और उसके बाद से ही चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे पास अवेलेबल हो पाता है। तो अगर हम लेमन टर्म में क्रूड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, सीधे सेक्स रेशियो कहते हैं, दैट मीन्स ऑल एज ग्रुप। और अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, दैट मीन्स 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें सेक्स रेशियो क्या है। और सेक्स रेशियो क्या है, 1000 बच्चों पे कितनी बच्चियां हैं, दैट इज बेसिकली द सेक्स रेशियो। अगर आप ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करेंगे, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, दैट इज ऑल। 1901 में 972 था, घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, थोड़ा सा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 1971 से 81 के बीच 4 का, 4 पॉइंट्स का, अगर हम कहें 1000 के कंपैरिजन में। उसके बाद फिर वो घटा इंटरेस्टिंगली, और उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ा है 927 से 933 और 943 से 933 से 943। और अभी अगर सेंसस होगा तो भी हमें बढ़ा हुआ ही दिखेगा। एज़ पर अभी रिसेंटली कुछ डेटा आया था जिसमें तो ये कहा गया था कि इंडिया में अभी जो सेक्स रेशियो है वो फीमेल के फेवर में जा चुका है, मतलब पर 1000 मेल पे 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो से ज़्यादा जो इमोशनल डेटा है दैट इज़ चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये काफ़ी भावुक करने वाला डेटा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए, एक तो इसकी शुरुआत हुई 1961 से, तो पहले इस टेबल से ये डेट याद रख लो कि 1961 से ही इस डिफरेंट एज स्ट्रक्चर के डेटा को कलेक्ट करने की शुरुआत हुई। इसीलिए हमारे पास एज कंपोजिशन का भी जो डेटा है वो 1961 का है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी उसी के बाद से अवेलेबल हो पाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ नॉट एट ऑल इंक्रीजिंग, कभी भी, हमेशा ये गिरता ही रहा है। पहले 12 पॉइंट से, फिर 2 पॉइंट से, फिर 17 पॉइंट से, फिर 18 पॉइंट से, और फिर 8 पॉइंट से। तो ऑन दैट बेसिस आपसे ये पूछ सकते हैं कि चूंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो में हम कंटिन्यूस डिक्लाइन देखते हैं, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार या तो बच्चों के साथ एक जेंडर बाइस्ड होता है, उनको वैक्सीनेशन नहीं दिलवाते, ये वो। कई बार फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होता है कि जो बच्चियाँ हैं वो पैदा हो गई, फिर उनके बाद उनको मार दिया जाता है। कई बार लोग जो है प्रेफर करते हैं कि हमें मेल चाइल्ड ही हो, तो वो सोनोग्राम और अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्निक, जिनको हालांकि बैन कर दिया गया है, बट फिर भी उसे यूज़ करके फेटस में ही बच्चियों को मार देते हैं। इस वजह से भी जो बच्चियां पैदा हो रही हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। ये तो हमने कंट्री लेवल पे जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लिया। अब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं ऑन द स्टेट लेवल, कि हर स्टेट में क्या सिचुएशन है। इसमें अगर हम बात करें सबसे बुरी स्थिति किसकी है और सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, उसको उसको बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। अच्छी स्थिति किनकी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर इन वेरी गुड पोजीशन। एक एक्सेप्शन नागालैंड और मणिपुर दिखता है, और केरला काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अगर टॉप की बात करें, अरुणाचल सबसे टॉप पे है इन द टर्म्स ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, उनका डेटा काफ़ी अच्छा है। सबसे कम कहाँ पे है, सबसे भद्दा है पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। और सबसे भद्दा जो डेटा है दैट इज़ ऑफ हरियाणा, जहाँ पे ऑलमोस्ट 800 के करीब है, 793। तो ये जो स्टेट्स हैं हरियाणा और अरुणाचल, जहाँ पे 972 के आसपास आई थिंक चाइल्ड सेक्स रेशियो, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। उससे बेसिकली ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेटा, इसमें भी हमारे पास एक टेबल है जिसमें इंडिया के लिटरेसी रेट को दिखाया गया है। और यहाँ पे 1951 से मेल और फीमेल और ओवरऑल लिटरेसी रेट भी है, और फिर क्या गैप है मेल फीमेल लिटरेसी रेट में वो भी दिखाया गया, जिसमें कई सारे एनालिसिस आप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला 1951 की बात करें तो पूरे इंडिया में 18.3% लोग लिटरेट थे, उसमें से 27% मेल थे और 8%, मतलब जितने भी मेल इंडिया में हैं टोटल 27% लिटरेट हैं, और जितनी भी फीमेल इंडिया में थी उसमें से तकरीबन 9% के करीब लिटरेट है। तो काफ़ी गैप हमें देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे हालांकि ये आंकड़ा बढ़ा 27 से 40 पे, ये भी आया 8 से 15 पे, फिर 40 से 46, ये आंकड़ा बढ़ा। लेकिन लिटरेसी गैप जो है वो बढ़ता ही गया, मतलब जो मेल्स हैं वो ज़्यादा ऑब्वियसली लिटरेट थे एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ये 2001 तक चला है। 2001 में एक के बाद हम देखते हैं कि गैप थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि द रीसेंट ट्रेंड सजेस्ट्स, या 1981 से अगर हम देखें तो जो इंक्रीमेंट हमें मेल लिटरेसी में दिखता है उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीमेंट फीमेल लिटरेसी में है, कि 56 से 64, यानी कि 8% का इजाफा यहाँ पे हो रहा है, और 29 से 39 10% का इजाफा यहाँ पे हो रहा है। आगे फिर 15% यहाँ पे और 11% यहाँ पे, 5% यहाँ पे और 12% यहाँ पे, यानी कि लेटेस्ट अगर हम 40 सालों की बात करें तो जो फीमेल लिटरेसी है उनका
जो ग्रोइंग रेट है, ग्रोथ रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल लिटरेसी। लेकिन अभी भी ओवरऑल मेल्स आर मोर लिटरेट दैन द फीमेल्स। और इसमें कुछ स्टेट वाइज डेटा है जो आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो लिटरेट स्टेट है दैट इज़ केरला, और सबसे कम जो लिटरेट स्टेट है दैट इज़ बिहार, अनफॉर्चुनेटली। नाउ कमिंग टू द लास्ट डेटा, लास्ट टेबल ऑफ दिस चैप्टर। इसमें आपके सामने रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को डिपिक्ट करा गया है। यहाँ पे आप देखिए दो कॉलम है, उसके अंदर दो सेमी कॉलम है। एक तो पॉपुलेशन, यहाँ पे आंकड़ा है, और ये परसेंटेज कि भैया कितना परसेंट 1901 में रूरल पॉपुलेशन के लोग थे और कितने परसेंट अर्बन पॉपुलेशन के लोग थे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 1901, वहाँ पे तकरीबन एक जो टोटल तादाद है वो 23 करोड़ की थी, हमने देखा था। उसमें से 21 करोड़ लोग गाँव में रहते थे और 2 करोड़ लोग महज शहरों में रहा करते थे। 89% वॉज अ रूरल पॉपुलेशन और 10% वॉज द अर्बन पॉपुलेशन। ये धीरे धीरे बढ़ा है और ये धीरे धीरे घटा है। व्हेन यू सी 89.2 से थोड़ा सा बढ़ा 89.7, और उसके बाद से लगातार कंसिस्टेंटली ये गिरता ही गया है और ये धीरे धीरे बढ़ा। बट फिर भी इंटरेस्टिंगली अभी भी जो रूरल पॉपुलेशन है दैट इज़ हाइयर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल, और आंकड़ों में भी। अगर हम 2011 के इंडिया की बात करें तो जो टोटल तादाद हमारी 1.2 बिलियन की बनती है, उसमें से 833 मिलियन यानी कि 83 करोड़ लोग गाँव में ही बसते हैं, और इसीलिए इंडिया को गाँव का देश कहा जाता है। इसमें से एक एनालिसिस और एक सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि हमने कंसिस्टेंटली 1911 से जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके अंदर ग्रोथ ही देखा है। तो आप ये बताइए कि बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन ग्रो क्यों कर रहा है एज़ कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला कि भैया वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर मास मीडिया के ज़रिए शहरों को जो है प्रोजेक्ट ऐसा किया गया कि वहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी और इस वजह से भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज़ छीन ली गई है लोगों की, तो गाँव में जो है गुजारा मुश्किल है। शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ में आपको सोशल इनइक्वालिटी कम देखने को मिलती है। इस वजह से भी काफ़ी सारे जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, लोअर कास्ट के, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, वो शहरों में जाके काम करना पसंद करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द चार्ट्स, डेटाज एंड ग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर 1। और मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 की, विच इज़ पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। उसमें दो डेटा हमारे पास, दो बेसिकली टेबल है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। सो हेयर वी हैव टू टेबल्स। इसमें अगर आप देखें पहले टेबल में आपको ये बताया जा रहा है कि 2011-12 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने ऐसे लोग थे, लेट मी जूम इट फर्दर फॉर यू, कितने ऐसे लोग थे ग्रामीण इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, और कितने ऐसे लोग थे अर्बन इंडिया में वो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। और इसमें लोगों को जो है ग्रुप में बांटा गया है, सोशल ग्रुप्स में। एससीज कितने हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे और अर्बन में और रूरल इंडिया में, और एसटीज़ कितने हैं, एफसी मतलब फॉरवर्ड कास्ट हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, और रूरल इंडिया में या मतलब जो पॉवर्टी लाइन है उसको डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप ग्रामीण लेवल पे 2011-12 की बात करें तो उस समय ऐसा था कि अगर आप ग्रामीण लेवल पे गाँव में रह के 816 रुपये से कम खर्च करते पर पर्सन, जैसे आपके 4 लोगों की फैमिली है, तो अगर आपका जो एक्सपेंस है वो 3064 से कम है, नीचे है, तो आप गरीब माने जाएंगे, पॉवर्टी लाइन से आप नीचे हैं। इट इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस। अर्बन इंडिया में ये थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि शहरों में जो है थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा होती है, ग्रामीण कल्चर से थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वहाँ पे शहरों में आप 1000 से कम खर्चते हैं तो वहाँ पे आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। तो अगेन यहाँ पे अगर 4 लोगों का एक परिवार है, तो अगर आपका टोटल मंथली एक्सपेंस 4000 से नीचे है तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक एनालिसिस देखते हैं। गाँव में जो शेड्यूल ट्राइब के लोग थे 45% लोग दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। एससीज जो हैं दे आर ऑल्सो बिलो पॉवर्टी लाइन 31%। फॉरवर्ड कास्ट गांव में काफ़ी कम गरीब है 15% के आसपास। ओबीसीज 22%। अब माइनॉरिटीज़ की बात कर लेते हैं। ये तो हमने क्लास वाइज देखा, अब रिलीजन वाइज देख लेते हैं। मुस्लिम्स 26.9%, हिंदूज 25.6%। एंड नाउ दीज टू माइनॉरिटीज़, इन दो डेटाओं को मैं कहूँगा बहुत गौर से देखें। क्रिश्चियंस जो हैं वो अगर गांव में 100% क्रिश्चियंस रहते हैं तो उनमें से 22% जो है वो गरीबी हैं। जितने भी क्रिश्चियंस रह रहे हैं उनमें से 22% गरीब हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और सिखों की तादाद देखें बहुत कम है, 6% केवल गरीब है। तो ये दिखाता है कि कितनी प्रोग्रेसिव कॉम है एंड प्राउड ऑफ दिस पीपल। अर्बन इंडिया के डेटा से कंपेयर करें, अगर एसटी शहरों में रह रहा तो 24% वो गरीब है। मतलब शहरों में जितने भी एसटीज़ रह रहे हैं उनमें से 24% गरीब एसटी हैं। अब ये आंकड़ा यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट आधा हो जाता है, 45 से सीधे 24 पे। ये कैसे कम हो गया? क्योंकि शहरों में जो एसटीज़ रह रहा है ना, दे आर मिडिल क्लास एसटीज़। वो ऐसे आदिवासीज़ हैं जो काम करते हैं सरकारी दफ्तरों में या कॉरपोरेट्स में, उन्होंने एजुकेशन एडॉप्ट किया और अच्छे लाइफस्टाइल के साथ रह रहे हैं। इसीलिए शहरों में जो एसटीज़ है, गरीब एसटीज़ की तादाद एज़ कम्पेयर टू रूरल एसटीज़ काफ़ी कम है। हालांकि ये 24% भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब हम
ग्रामीण एसटी से कंपेयर करते हैं वहाँ पे हमें स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है। एसटीज़ की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा नहीं सुधरती है। यहाँ पे 31% है, यहाँ पे 21% है। फॉरवर्ड कास्ट काफ़ी कम हो जाता है। शहरों में जो भी फॉरवर्ड कास्ट रहेगा देयर वेल ऑफ 8% ही केवल गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन आप कह सकते हैं। गरीबों में भी बहुत कम, बहुत ज़्यादा गरीब, एकदम निम्न स्तर पे, चूँकि अब बिलो पॉवर्टी लाइन में है, दैट मीन्स आप जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको भी आप अरेंज नहीं कर पा रहा। ओबीसीज़ की अगर बात करें 15.4%। मुस्लिम्स की अगर बात करें स्थिति यहाँ भी अच्छी नहीं है, स्थिति यहाँ भी अच्छी नहीं है। 22.7% अर्बन इंडिया में भी गरीब है और रूरल इंडिया में भी गरीब है। हिंदूज़ का डेटा भी ऑलमोस्ट आधा हो जाता है, आधा से भी कम, 12% के आसपास ये शहरों में कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग डेटा है दैट इज़ ऑफ क्रिश्चियंस। ये जो भाई साहब हैं ये तो है खेलना, क्योंकि ये जो रूरल इंडिया में क्रिश्चियंस गरीब दिखते हैं ये 22% है, अर्बन इंडिया में 5% के करीब हो जाते हैं। क्योंकि रूरल इंडिया में जो ज़्यादातर क्रिश्चियंस है दे आर कन्वर्टेड, वो या तो एसटीज़ थे पहले या एससीज़ थे, तो उनके पास रूरल इंडिया में जो पैसे कमाने के लिए एसेट्स हैं, ज़मीनें वगैरह, वो हैं ही नहीं। शहरों में जो क्रिश्चियंस हैं दे आर सर्विस बेस्ड, जॉब वर्कर्स, तो उनके पास पैसा है या तो उनका अपना बिजनेस है, तो इस हिसाब से जो है शहरों में उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसमें अगर आप पारसी वगैरह का डेटा लेंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी, क्योंकि रूरल तो है नहीं, वो सारे अर्बन ही है और सारे अमीर है। वहाँ पे मेरे हिसाब से कोई 1% भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो होगा नहीं। एक भी, मेरे हिसाब से 0.1% भी कोई बिलो पॉवर्टी लाइन आपको पारसी इंडिया में नहीं मिलेगा। अब इसके उलट हमने बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का डेटा देख लिया, कितने लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब गरीबी की रेखा है उससे नीचे रहते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं, एंड दैट डेटा इज़ बेस्ड ऑन 1999 और 2000 के आसपास के स्ट्रक्चर से बनाया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट है बेसिकली ये, तो सोर्स भी कई बार पूछ सकते हैं, हालांकि सोर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतना डीप में नहीं पूछेंगे। अब अमीर होने के लिए क्या क्राइटेरिया? अगर आप ग्रामीण लेवल पे 1999 से 2000 के बीच रहते थे, तो आपका परिवार अगर 4000 से ज़्यादा खर्च करता है तो आप अमीर हैं। अर्बन इंडिया में अगर आपका परिवार 8000 से ज़्यादा खर्च करता था तो आप अमीर थे। अब तो ये जो आंकड़ा है वो बेसिकली बढ़ ही गया होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, लोगों की कमाई भी बढ़ी है। इसमें अब देखें, गाँव में 1.4% लोग ही अमीर हैं। एसटीज़ में अगर बात करें, एससीज़ में भी वही हाल है, ओबीसीज़ में भी वही हाल है। मुसलमानों की स्थिति यहाँ भी ख़राब है। हिंदू जो है 8.6% अमीर है, क्रिश्चियंस 18.9% अमीर है, दे आर वेल ऑफ। तो इससे ये पता चलता है कि जो किसान, जो क्रिश्चियन ग्रामीण कल्चर में अमीर है तो वो अच्छा खासा अमीर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बीच में मिडिल क्लास आपको देखने को ऐसा मिलता है। सिखों की तादाद देखिए, ऑलमोस्ट 31% ऑफ द सिख्स लिविंग इन रूरल इंडिया दे आर वेल ऑफ, क्योंकि वो एग्रेरियन एक कल्चर है और लैंड बेस्ड क्लास है, तो वहाँ पे पैसे की कमी है नहीं। अदर की अगर बात करें दैट मीन्स बाकी जो आ जाते हैं 17.9%। अगर हम अर्बन डेटा से कंपेयर करें तो एससीज़ की स्थिति वैसी ही रहती है। अगर हम एसटीज़ की बात करें तो उनकी स्थिति वैसी ही रहती है। एससीज़ की स्थिति थोड़ी सी कम होती है, ओबीसीज़ थोड़ी सी कम हुई, मुसलमानों की स्थिति थोड़ी सी जो है अगर आप देखें अर्बन इंडिया में अच्छी होती है। हिंदू जो है ऑलमोस्ट उनकी स्थिति भी वैसी ही रही, क्रिश्चियंस की स्थिति भी वैसी ही रही। सिखों की स्थिति जो 15.1% है ये आधे हो गए अर्बन में। इसका बड़ा रीज़न ये है कि जो सिख शहरों में रहते हैं ना, इधर दे आर बेसिकली जॉब वर्कर्स, जो या तो मीनियल जॉब्स करते हैं, वहाँ पे पेटी जॉब्स करते हैं, सर्विस बेस्ड जॉब्स में कम ही होते हैं लोग, या फॉर्मल वर्कर के तौर पे वो भी कम होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट या बड़े कॉर्पोरेट में काम करने वाले। इसीलिए यहाँ पे जब हम कंपेयर करें तो अमीर सिखों की तादाद ग्रामीण कल्चर से अर्बन कल्चर में सीधे आधी हो जाती है। हालांकि 15% भी एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इस पूरे सेक्शन में कोई 15% पे पहुंचा भी नहीं है, क्रिश्चियंस को छोड़ दे। तो अगेन क्रिश्चियंस जो है वो जो अर्बन क्रिश्चियंस है वो अमीर ही होंगे, वो बेचारे तो वाइट कॉलर वाले हैं, डिसूरा वगैरह। तो ये जो ग्रामीण सिख है ये क्यों अमीर है? क्योंकि ये लैंडेड एलीट्स हैं, इनके पास भर के ज़मीनें हैं। शहरों में जो सिख है वो तो बेचारा मजबूरी में गया है, जिसके पास ज़मीनें शायद नहीं होंगी गाँव में, तो जॉब्स की तलाश में, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के लिए, कोई सर्विस बेस्ड काम करने के लिए वो शहरों में गए हैं। दैट इज़ बेसिकली द एनालिसिस बेस्ड ऑन दिस डेटा। और इस तरीके से हमारा ये जो बुक 1 है वो होता है ख़त्म। अब इसमें कोई भी डेटा आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चरल चेंज बुक 2। इसमें हमारे पास 2 बार ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें डिफरेंट ग्राफ है, बट चूंकि आप इस साल बोर्ड दे रहे हैं तो उनको आपको नहीं देखना है। जो अपडेटेड ग्राफ्स हैं उनको बेसिकली हम देखेंगे। जो पहला हमारे पास ग्राफ है इसमें एक्स और वाई एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें ली गई है। अगर आप ये जो देख रहे हैं ये है नंबर ऑफ़ टाउन्स, और ये जो लाइन्स है दैट इज़ द नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन लिविंग इन दोज टाउन्स। तो अगर हम बात करें 1951 की, तो उस समय शहर कितने थे? ऑलमोस्ट 1000 से 1500 के बीच, 1000 से 2000, 1500 मान लेते हैं। और कितने लोग थे जो रह रहे थे इन द मिलियन? अगर हम आंकड़े की बात करें 100 से 150 मिलियन के बीच का आंकड़ा था, मान लेते हैं 125 लोग रहते थे, यानी कि 12 करोड़ लोग शहरों में रहते थे। नाउ व्हाट यू सी इन दिस ग्राफ,
1951 से 61 के बीच शहरों में रहने वाले लोगों की तादाद गिरी, दैट इज़ द फॉल इन पॉपुलेशन। इसके बाद बढ़ती जाती है 1961 से लेके 71, फिर 81, फिर 91, फिर 2001 एंड नाउ 2001। जस्ट पॉज देयर। यहाँ पे देखो कितनी बढ़ गई है। ये देखो, ये है बहुत तगड़ा स्लोप, यानी कि इस पूरे 10 सालों में जितनी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, उतनी किसी भी दशक में हमें देखने को नहीं मिली। दैट इज़ वाई द अर्बन पॉपुलेशन लिविंग इन इंडिया, ये 12 करोड़ से आंकड़ा बढ़ के हो गया तकरीबन 36 करोड़ के आसपास। 350 मिलियन हमने क्रॉस कर ही लिया अप्रॉक्स। उस हिसाब से शहर भी बढ़ने लगे, क्योंकि शहरों में जाने वाले लोग बढ़ रहे हैं तो अब शहरों को भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें एग्लोमरेशंस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, मेट्रो सिटीज़ का बताया हुआ है कि मेट्रो सिटीज़ बनाया गया। एग्लोमरेशंस यानी कि 2-3 शहरों को मिला के या एक शहर के आसपास के इलाकों को एक्सपैंड करके एक अर्बन एग्लोमरेशन बनाया गया। अगर दिल्ली एनसीआर वगैरह की बात करें तो वो एक अर्बन एग्लोमरेशन है, क्योंकि अगर आप एनसीआर में बात करें तो 3-4 शहर अपने आप में आ जाते हैं। फरीदाबाद आ जाता है, गाज़ियाबाद आ जाता है, नोएडा आ जाता है, गुड़गांव आ जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे बडिंग शहर है जो आने वाले समय में आप नाम सुनेंगे। तो दीज आर बेसिकली द अर्बन एग्लोमरेशन। अगर आप टोटल शहरों की संख्या देखें एज पर 2011 तो वो 8,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। दैट मीन्स वी आर सीइंग अर्बन माइग्रेशन मोर देन एवर। और इस बीच तो खास करके अब हमने शहरों के निर्माण को और उसमें रहने वाले लोगों की ग्रोथ को देख लिया। अब दूसरे ग्राफ में ऑन द बेसिस, ये ऑन द सेम लाइन है दोनों ही ग्राफ, इसमें हम क्या देखेंगे, ये जो आप बार ग्राफ देख रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि 1951 के आसपास जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 15 से 20% के आसपास थी। आप मान सकते हैं 17%, ठीक है। और ये जो ग्रोथ रेट है आप देखें, डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब हर एक 10 सालों में जो ग्रोथ रेट हुआ, डिसेनियर कह लें जो भी कह लें, वो 1951 से 61 के बीच गिरा है, जो कि हमने यहाँ भी देखा है। 51 से 61 के बीच हमें पॉपुलेशन में, अर्बन पॉपुलेशन में रिडक्शन देखने को मिलती है। उसके बाद बढ़ा, एंड दैट वाज वेरी स्टीप इंक्रीमेंट। उसके बाद बढ़ता ही गया, फिर धीरे धीरे गिरा। तो अगर हम बात करें ऑन द सेट ऑफ 2011, हमारा जो डिकेनल ग्रोथ रेट है, मतलब हम जिस रेट से बढ़ रहे हैं वो तकरीबन 30 से 35 के बीच है। और हमारा जो टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो 30% के आसपास पहुंच चुका है, मतलब 1/3 हम लोग ऑलमोस्ट अब शहरों में रहने वाले हैं। ना इस डेटा को पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। इस पैराग्राफ में इस पूरे अर्बन माइग्रेशन की रियलिटी आपको बताई जा रही है। आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि शहर बहुत बन रहे हैं। 8,000 से भी ज़्यादा शहर अभी हमारे पास है वर्तमान में, तकरीबन 8,000 के करीब। शहरों में रहने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, तकरीबन 30-35 करोड़ आसपास, 37 करोड़ के आसपास टोटल आबादी हमारी शहरों में रहती है। इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। इन 1951, 17.29% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वर लिविंग इन 2,843 टाउन्स। इसमें छोटे टाउन्स को यहाँ पे शायद इन्होंने नहीं लिया इस ग्राफ में, इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं 1000 से 15 2000 के बीच ये आंकड़ा है। और फिर 2011 में हम देखते हैं तो ये आंकड़ा ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब शहरों में 31% लोग रह रहे हैं, और तकरीबन शहरों की तादाद जो है वो भी 3 गुना बढ़ चुकी है। 8,000 शहर आ चुके हैं। जो चीज़ हालांकि इस एनसीईआरटी में तो डिस्कस नहीं है, बट पुरानी वाली एनसीईआरटी में थी, कि इन 8,000 शहरों में से भी जो मेट्रो शहर है, तकरीबन 30 शहर मेट्रो सिटीज़ जिनको कह ले, अर्बन एग्लोमेरेशंस कह ले, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो 37 करोड़ लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा वो इन 30 शहरों में ही रहते हैं। एंड दैट इज़ वेयर द रियल प्रॉब्लम इज़, कि बिहार के लोग, बंगाल के लोग भी अपने स्टेट कैपिटल में नहीं बल्कि दूसरे सेंट्रल स्टेट कैपिटल में या किसी दूसरे स्टेट में जाके माइग्रेट करते हैं। तो ये है, तो ये अर्बन माइग्रेशन ही, बट ये अर्बन माइग्रेशन जो है ये दिखाता है कि लोकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, और फिर ये जो है वहाँ पे जाके कैजुअल मजदूरी करते हैं, कैजुअल लेबर के तौर पे काम करते हैं। दैट इज़ वेरी पैथेटिक। और इस वजह से ही मैंने कहा था कि एक जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है इस पूरे रीजन के लोगों के साथ, इसलिए ही होता है। ये जो लैक ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ा रीज़न है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अब हम बात करते हैं आखिरी चैप्टर की, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें बेसिकली आपके सामने 2 बार ग्राफ है, अगेन आपके लिए बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम कह सकते हैं इसको। तो इसमें आपके सामने 3 तरीके के डेटाज दिए गए हैं। एक्चुअली एक्स एक्सिस पे एक तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, एक तरफ रेगुलर सैलरीड लोग हैं, और एक तरफ कैजुअल बेस्ड लेबर है। इसमें 2 वर्षों का डेटा दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं जो वर्टिकल है दैट इज़ 1972 से 73, और फिर जो हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं दैट इज़ 2018 से 19। तो 1972 से 73 के मुकाबले 2018-19 में जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उनकी तादाद कम हो जाती है। दैट मीन्स अब जॉब जनरेट नहीं हो रहा है, ऐसे लोग जो रिस्क टेकर है उनकी तादाद कम हो जा रही है। नाउ द रेगुलर सैलरीड वर्कर, जिनको हम लोग फॉर्मल एम्प्लॉय भी कहते हैं, उनकी तादाद बढ़ी है। 1972 से 73 में 15% थी, ये 8% से बढ़ गई, यानी कि थोड़ा बहुत अगर हम परमानेंट जॉब एम्प्लॉयज़ की बात करें उनकी तादाद बढ़ी है। सो कॉल्ड मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़ेगी इससे।
कैजुअल वेज लेबर ये क्या होते हैं, जो इनफॉर्मल काम करते हैं, किसी ईंट भट्टे पे काम कर लिया, किसी छोटी सी फैक्ट्री में काम कर लिया, जहाँ पे कोई उनको न तो रेगुलर सैलरी मिलती है, ना ही उसके इंटाइटलमेंट्स वगैरह उनको मिलते हैं। ये तब भी 23% के आसपास है, आज भी 24% के आसपास है, और इनकी संख्या को घटाना था, जो कि हम नहीं घटा पाए। कैजुअल लेबर का अपनी इकोनॉमी में होना इस बात को दर्शाता है कि आपके यहाँ बहुत सारे लो इनकम ग्रुप के लोग रहेंगे, जो कि इसलिए भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं क्योंकि उनके पास उनको सैलरी कम दी जाती है। सैलरी कम देने के साथ साथ उनको जो एडिशनल एंटाइटलमेंट है वो भी नहीं मिलते हैं। चाहे आप रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें, लीव प्लान्स की बात करें, पीएफ की बात करें, ग्रेच्युटी की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है। तो आप चाहे 40 साल काम करिए, आपको इन द एंड कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी ज़्यादातर लोग जो है छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि आप अपना पैसा जनरेट करते हैं। तो इसीलिए अब जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है कि ये जो है इनकी तादाद बढ़ाएंगे, तो और ये जब बड़े कॉरपोरेशंस में तब्दील होंगी तो ऑब्वियसली जो वेज लेबर्स हैं उनकी तादाद कम होगी, क्योंकि अब ये बड़े कॉरपोरेशन में काम करेंगे तो ये कैजुअल लेबर रहेंगे नहीं, ये फॉर्मल वर्कर हो जाएंगे, यहाँ पे इनको प्रॉपर एंटाइटलमेंट वगैरह मिलेंगे। तो दैट इज़ वाई यू सी गवर्नमेंट इज सो मच होपफुल अबाउट आत्मनिर्भर भारत एंड ऑल। यहाँ पे एक और हमारे पास हिस्टोग्राम है, जिसमें अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की, भाई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि जिसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर कहते हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर कितना है और प्राइवेट सेक्टर कितना। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और उसके जो सब्सिडरीज़ हैं वो कितना उसमें शेयर रखते हैं, और प्राइवेट कितना शेयर रखता है। 2006 में भी कम था, मतलब तकरीबन 80 लाख लोग जो हैं वो आपके 80 से 82 लाख लोग ऑलमोस्ट प्राइवेट में काम करते हैं, और 180 लाख ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग आप कह सकते हैं पब्लिक में काम करते हैं। ये आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ इसमें और थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में बढ़ा, लेकिन 2008 से 10 के बीच हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। 2012 में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। डिफरेंस ये है कि भाई प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बट फिर भी वो इस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहा। तो जब तक ये गैप रहेगा, दैट मीन्स बहुत सारे लोग इसमें कैजुअल लेबर के तौर पर, इनफॉर्मल लेबर के तौर पर काम करते हैं। इस ग्राफ में बेसिकली ही बताया जा रहा है कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है उसमें अभी भी गवर्नमेंट ज़्यादा हिस्सेदार है, और ये तब जबकि हमारे पास अभी इकॉनमी को खोले हुए 20 साल हो चुके हैं, 2 दशक गुजर गए, अभी भी गवर्नमेंट ने इतनी चीज़ें लिबरलाइज कर दी, प्राइवेटाइज कर दी, फिर भी फॉर्मल जो या कह लो परमानेंट जॉब जो जनरेशन है वो प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं कर पा रहा है। एंड दैट इज़ वाई यू सी देर इज़ सो मच हाइप अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स आज भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है परमानेंट जॉब देने का। वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी है, एंटाइटलमेंट्स वगैरह मिलते हैं, प्रॉपर लीव प्लान्स है, एवरीथिंग। ये चीज़ें प्राइवेट में नहीं दिखती है, इसीलिए लोगों का ये एक परसेप्शन भी है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करेंगे ओवर एनी प्राइवेट जॉब। दैट इज़ बेसिकली द एनालिसिस ऑफ दिस ग्राफ। इसमें से आपको ये पूछ सकते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं कि वाई देयर इज़ सो मच हाइप अबाउट गवर्नमेंट जॉब। ये पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गैप है ये इम्पैक्ट करता है इकॉनमी को। तो इस तरीके से इम्पैक्ट करता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उससे जब तक प्राइवेट सेक्टर कोप अप नहीं कर पाएगा, तब तक बहुत सारे इनफॉर्मल लेबर इकॉनमी में रहेंगे ही रहेंगे। और होना तो ये चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को इससे आगे जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की लिमिट है। जब इकॉनमी में सरकार ने कहा है कि हम बहुत लिमिटेड चीज़ें करेंगे, तो बहुत चीज़ें नहीं कर सकते। प्राइवेट के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। आप जितना एक्सप्लोर करें, जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, आपके लिए फ़ायदा ही है। तो एक आइडियल सिचुएशन ये होना चाहिए किसी भी मिक्स्ड इकॉनमी में कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा जॉब जनरेट करके दे एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। कि लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में जाने से परहेज़ करें और प्राइवेट की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छे पर्क्स मिलते हों। लेकिन इंडिया के लिए हालांकि अभी दिल्ली काफ़ी दूर लगता है। सो दैट इज़ ऑल इन दिस चैप्टर एंड दैट इज़ ऑल इन दिस होल वीडियो एज वेल। हमने सारे चार्ट्स को, सारे ग्राफ्स को, सारे टेबल्स को देख लिया, प्रॉपर एनालाइज कर लिया, उसके कंक्लूजन्स भी देख लिए। अगर कुछ उसके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो वो भी जान लिया। आई होप कि इस पूरे सिलेबस में अब किसी चार्ट में, टेबल में, ग्राफ में आपको डाउट नहीं होगा। इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लियर प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। अपने नाम के साथ आप बताएं एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए उसकी डिमांड भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मी सुधांशु साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।